औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड्स, यानी हमने बायोलॉजी में स्टडी करनी है तो कौन से मेथड्स अडॉप्ट करेंगे। तो जितनी भी साइंसेज हैं, क्योंकि बायोलॉजी भी एक साइंस है, तो एक सेट मेथडोलॉजी है, यानी पहले से तयशुदा एक मैकेनिज्म है, तरीका है, मेथड है, प्रोसीजर है जिसके अंडर ही स्टडी की जाती है। तो साइंस जो है ये सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। नॉलेज मतलब कि एक सिस्टम के तहत है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो एक तरतीब, एक सीक्वेंस के साथ से, प्रोसेस के ज़रिए से हासिल किया जाता है। तो बायोलॉजी भी क्योंकि एक साइंस है तो इसमें भी वही मेथड अप्लाई होते हैं। फ़र्क ये होता है कि बायोलॉजी में हम प्योरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उन्हीं को स्टडी करते हैं, उन्हीं के बारे में जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बेस करता है, जितने भी साइंटिफिक नॉलेज है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पे बेस करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल बेस होते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से प्रूव किया जाता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे प्रूव नहीं होगा तो इसको हम साइंसेस नहीं कहेंगे। तो इसमें बायोलॉजी भी इंक्लूडेड है। तो हमेशा जो स्टडी शुरू होती है ये चांस ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, यानी पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन का हो गया। फिर ऑब्जर्वेशन में दो तरह के ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इनको ऑब्जर्व कैसे किया जाता है चीज़ों को, तो 5 सेंसेस जिनको हम हवासे खमसा कहते हैं। इसमें विजन यानी नज़र आ गई, हियरिंग सुनना आ गया, स्मेल चखना यानी स्मेल सूंघना, और टेस्ट चखना हो गया, और टच छूना। तो ये 5 सेंसेस से हम इंफॉर्मेशन या चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इनकी फंक्शनल एबिलिटी क्या है। विजन में हम माइक्रोस्कोप भी यूज़ करते हैं, हियरिंग में स्टेथोस्कोप, अदर डिवाइसेस यूज़ करते हैं, टच में भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्मेल और टेस्ट का भी कोई डिवाइसेस नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटी वाइज यानी किसी चीज़ की क्वालिटी कैसी है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है। जैसे अगर हम कपड़ा लेने जाएं तो एक ही कपड़े को कोई हाई क्वालिटी कह सकता है, कोई लो क्वालिटी कह सकता है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। जबकि क्वांटिटेटिव यानी मिकदार, इसमें इख्तलाफ नहीं होता, मतलब 5 मीटर कपड़ा है तो 5 मीटर ही होगा। तो इसी तरह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को एक्यूरेट तस्वर किया जाता है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी है, और क्वालिटेटिव क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी इनकी मिकदारों को हम माप सकते हैं और फिर इनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं नंबर्स की शक्ल में। इसलिए साइंस में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को अहमियत दी जाती है। तो ऑब्जर्वर कौन होता है? जो इन ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करता है एक डेटा फॉर्म में, एक साइंटिफिक फॉर्म में, और फिर इन्हीं डेटा की बेस पे एक स्टेटमेंट तैयार करता है जो बेस करता है उसके एक्सपीरियंस पे, तजर्बे पे, और उसके पास जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसकी बेस पे। तो एक स्टेटमेंट देता है जिसको उस हाइपोथेसिस नाम दिया जाता है। अब हाइपोथेसिस को अगर डिफाइन करेंगे तो हाइपोथेसिस क्या है? is the tentative explanation of observation। टेंटेटिव मतलब जिसकी हम तस्दीक कर सकते हैं, वजाहत बयान कर सकते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस होता है। तो हाइपोथेसिस इज डिफाइंड एज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन इस स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए डिफरेंट वेज हैं डिवाइस करने के लिए इस हाइपोथेसिस को। तो बहरहाल यहाँ पे 2 वेज फार्मूलेट किए जाते हैं। तो हाइपोथेसिस डिडक्टिव भी हो सकता है और इंडक्टिव, दोनों रीजनिंग से बनाया जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग मूव करती है फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक, यानी एक जनरल बात से स्पेसिफिक बात निकालना। जैसे हम जानते हैं कि जितने स्नेक्स हैं, ऑल स्नेक्स बाइट, सारे सांप काटते हैं। और अगर आप गार्डन में फिर रहे हैं तो आपके सामने स्नेक आ जाता है तो आप कहेंगे ये सांप भी या ये स्नेक भी काटेगा। इसको कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। लेकिन अगर कहें जी आपने सांप देखा ही नहीं है, लेकिन गार्डन में आपका सामना सांप से होता है और वो आपको काट लेता है, बाद में पता चलता है ये सांप है, तो आपके ज़हन में आएगा कि जितने भी सांप हैं वो काटते हैं। ये होता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी ये इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव
जनरल टू स्पेसिफिक, जबकि इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल मूव करती है। तो पहले डिडक्टिव रीजनिंग ये मूव करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें ड्रॉ किए जाते हैं कंक्लूजन्स, स्पेसिफिक कंक्लूजन्स, यानी स्पेसिफिक कंक्लूजन्स कुछ जनरल प्रिंसिपल्स या एजम्पशंस से। तो डिडक्टिव लॉजिक में यहाँ पे जो एग्जांपल दी है, इसमें जो भी रीजनिंग होगी इफ और देन यूज़ किया जाता है। इफ और देन को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। तो एग्जांपल में यहाँ पे है, हम अगर एक्सेप्ट करते हैं कि बर्ड्स हैव विंग्स, जितने परिंदे हैं उनके पर होते हैं, ये एक स्टेटमेंट है, प्रीमिस 1 है। और स्पैरोज, चिड़िया जो है वो बर्ड्स हैं, ये स्टेटमेंट 2 है। जब दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाएंगे तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि स्पैरोज हैव विंग्स, के स्पैरोज के भी विंग्स होंगे। अगर बर्ड्स के विंग्स हैं और स्पैरोज बर्ड्स हैं तो स्पैरोज के भी विंग्स होंगे। ये जनरल टू स्पेसिफिक हो गया, यानी सारे बर्ड्स से स्पैरोज की तरफ बात जा रही है। इफ ऑल ग्रीन प्लांट, ये दूसरे एग्जांपल्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये हो गया इफ के साथ। फिर देन, तो ग्रीन प्लांट जितने भी हैं इनको अगर हम अंधेरे में रखते हैं, डार्क में रखते हैं, तो ये ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं करेंगे। और ग्लूकोज क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। यानी ये ऑल प्लांट्स के रेफरेंस है, और जिस प्लांट को हम स्टडी कर रहे हैं ये स्पेसिफिक हो गया कि ये भी अगर अंधेरे में हम रखते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अदरवाइज जो रीजनिंग है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये इंडक्टिव रीजनिंग में मूव किया जाता है फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल, यानी एक खास ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं और फिर एक जनरल प्रिंसिपल ड्रा किया जाता है। यानी इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ लेके जाते हैं। इसमें एग्जांपल है कि इफ, यानी यहाँ पे भी इफ और देन ही यूज होगा। इफ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स, अगर हमें पता है तो स्पैरोज, यानी हम स्पेसिफिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्पैरोज हैव विंग्स, स्पैरोज के पर हैं और ये बर्ड्स हैं, तो जितने भी बर्ड्स हैं उनके विंग्स होने चाहिए। एंड वी नो डैट, और हमें पता है कि बर्ड्स में ईगल भी आते हैं, पैरट्स भी आते हैं, हाक भी आते हैं, क्रो, ये बर्ड्स हैं तो इनके भी विंग्स होंगे। दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो ये स्पेसिफिक यानी स्पैरो से ऑल बर्ड यानी जनरल की तरफ ये मूव करती है। इसके अलावा साइंस में बहुत सी दूसरी भी इंडक्टिव मेथड्स हैं जो जनरलाइज किए जाते हैं स्पेसिफिक इवेंट को। तो इसमें कुछ बार दफ़ा साइंटिस्ट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, स्ट्रिक्टली अडॉप्ट किया जाता है साइंटिफिक मेथड को, लेकिन फिर भी ह्यूमंस बीइंग के वजह से, बीइंग ह्यूमंस, कुछ अदर फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, दूसरी चीज़ें भी असरअंदाज होती है। इसमें नंबर एक तो इंट्यूशन और इमेजिनेशन है। इंट्यूशन मतलब सोच समझ, इमेजिनेशन यानी तख़य्युल, ख्यालात को भी किसी बंदे, हर बंदे के अपने ख्यालात हैं, उस हवाले से वो आगे चलता है। नंबर 2 एस्थेटिक प्रेफरेंस है, यानी अपनी ज़ाती पसंद नापसंद आती है। फिर तीसरे नंबर पे रिलीजियस यानी मजहबी और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं, यानी मजहबी और फलसफियाना अकायद की बात होती है। फिर चौथे पे कंपैरिजन है कि मुआजना करना दूसरी चीज़ों के साथ, एंड एनालॉगी विद अदर प्रोसेसेस, और फिर दूसरों के साथ निस्बत कायम करना। फिर पांचवा आ जाता है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग while looking for some other things, यानी एक चीज़ तलाश करते करते कोई दूसरी चीज़ मिल जाना। ये 5 चीज़ें हो गई, ये भी हाइपोथेसिस बनाने में असरअंदाज होती हैं। These ways जो है समटाइम्स फॉर्म बेसिस, ये साइंटिफिक हाइपोथेसिस की बेस तो बनते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस किसी भी तरीके से बनाया गया हो उसको लाजमी तौर पर सब्जेक्ट किया जाता है टू रिगरस टेस्टिंग, यानी शदीद किस्म की टेस्टिंग का सामना किया जाता है। तो ये टेस्टिंग जो है ये बार बार होती है, यानी रिपीटेड एक्सपोजर होता है हाइपोथेसिस का। पॉसिबल फाल्सिफिकेशन, यानी जो एक्सपेरिमेंट अरेंज इस तरह से किए जाते हैं कि जो हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट है उसको किसी तरह से गलत साबित किया जाए।
गलत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर वो गलत नहीं होता, फाल्सिफाइड नहीं होता, तो उतना ही उस साइंटिस्ट का उस हाइपोथेसिस पे कॉन्फिडेंस या एतमाद बनता जाता है, तो जब वो फाल्सिफाइड नहीं होता। तो इस नेक्स्ट लाइन को आपने अंडरलाइन करना है। तो एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, कोई भी हाइपोथेसिस जब बार बार उसको टेस्ट किया जाता है कि वो फाल्सिफाई नहीं होता, हर दफा वो ठीक साबित होता है, तो उसको वेल सपोर्टेड कंसिडर किया जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, ठीक है। इस तरह से ये हाइपोथेसिस फिर फर्दर दूसरे जो हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करने में मदद करता है। मसलन अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि मलेरिया जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, कोलरा को फिर स्टडी करते हैं तो कोलरा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, फिर हम कोई और बीमारी स्टडी करते हैं तो पता चलता है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। इस तरह से डिफरेंट बीमारियों के बारे में हमें पता चलता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, इनकी वजह से है। एक जनरल फिर स्टेटमेंट बन जाती है कि जितनी बीमारियां हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। इस तरह से इनको टेस्ट किया जाता है। तो जल्दी एक सीरीज, इसको भी अंडरलाइन करना है, ये थ्योरी की डेफिनेशन है। A series of hypotheses आ जाती है जो supported by the results of many tests। सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस है जिनमें जो किससे सपोर्ट है, रिजल्ट ऑफ many tests, which is then called a theory। तब उसको फिर थ्योरी का दर्जा मिल जाता है। गुड थ्योरी, जो अच्छी थ्योरी है वो प्रिडिक्टिव होती है, यानी प्रिडिक्शन करने की सलाहियत रखती है। मतलब कोई बंदा बीमार है तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि सारी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, तो डेफिनेटली इसकी जो बीमारी है, ये बंदा जिस बीमारी से बीमार है वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, यानी इसमें प्रिडिक्शन की पावर आ जाती है। और फिर इसमें एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास आ जाती है कि एक्सप्लेन कर सकते हैं हम ये क्यों कह सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अलग से अंडरलाइन करना है इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो गुड थ्योरी, अच्छी थ्योरी का है कि ये सजेस्ट करती है न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, नए और मुख्तलिफ किस्म के हाइपोथेसिस भी सजेस्ट करती है। तो इस तरह की थ्योरी को प्रोडक्टिव थ्योरी नाम दिया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें जब थ्योरी बन जाती है, बल्कि थ्योरी में आपने एग्जांपल्स, क्योंकि ये अलग से आ जाता है डिफाइंड थ्योरी विद एग्जांपल्स, यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, आपने एग्जांपल में लिख सकते हैं लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी लिख सकते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो तीन मॉडल्स यहाँ पे आप लिख लें एग्जांपल के तौर पर, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो थ्योरी जब बन जाती है तो ये मतलब नहीं कि टेस्टिंग अब रुक जाएगी, बल्कि मज़ीद टेस्टिंग जारी रहती है, गोज ऑन। बल्कि जो साइंटिस्ट इस थ्योरी को देखते हैं तो वो उसके अगेंस्ट और ज़्यादा एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये डिसप्रूव हो जाए, गलत साबित हो जाए, क्योंकि इससे भी उनको बेनिफिट होता है कि वो और चीज़ नई सामने ले आते हैं। तो इसलिए इसको एक चैलेंज के तौर पर लेंगे और ज़्यादा ग्रेटर एफर्ट्स जो हैं वो एग्जर्ट करेंगे ताकि ये थ्योरी डिसप्रूव हो जाए। लेकिन अगर ये थ्योरी डिसप्रूव नहीं होती तो तब ये लॉ बन जाती है। तो नेक्स्ट लाइन इसकी डेफिनेशन है, इफ ए थ्योरी सर्वाइव्स दिस स्केप्टिकल अप्रोच, स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल या शक वाली सोच के साथ वो शुरू करते हैं कि इसमें गलतियां तलाश करें। तो इफ ए थ्योरी सर्वाइव्स दिस स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट की बेस पे इसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अगर गलत साबित नहीं होती तो इसका मतलब इन्हीं एक्सपेरिमेंट से उसको सपोर्ट मिलती है, यानी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से उसको सपोर्ट मिल जाएगी। तो तब इसको कहते हैं ये एक साइंटिफिक लॉ है या साइंटिफिक प्रिंसिपल है। तो साइंटिफिक लॉ में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, एक तो ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए, इसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए, यानी कांस्टेंट हो, एक कांस्टेंट फैक्ट यानी हकीकत हो नेचर की। और फिर ये वर्चुअली इररिफ्यूटेबल थ्योरी, रिफ्यूटेबल चेंजेबल होता है, इररिफ्यूटेबल यानी जो चेंज ना हो, तब्दील ना होने वाली थ्योरी साबित हो, उसको लॉ कहेंगे। तो बायोलॉजी में लॉज कम है, लेकिन यहाँ पे दो लॉज इन्होंने एग्जांपल में दी हैं नेक्स्ट पैरा में। एक तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है और दूसरा मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आपने मैट्रिक में भी पढ़े हैं। बहरहाल ये दो इसकी एग्जांपल्स हो गई। यहाँ तक के लिए जो है आज का टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड्स कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज जी।